मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था बिजनेस स्टडी में सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो याद हो तो कल मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था डिबेंचर, आज मैं उसको एक बार थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखो कल का हमारा बिजनेस स्टडी का जो टॉपिक था दैट वाज डिबेंचर। डिबेंचर्स किसे कहते हैं, डिबेंचर क्या होता है? देखो मैंने आपको कल समझाया था कि जैसे कोई भी कंपनी होती है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसे अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए टाइम टू टाइम एडिशनल फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। भाई बिजनेस में कई बार ऐसी कंडीशंस आती है कि हमने अपने बिजनेस में जो पैसा लगाया हुआ है, जो भी कैपिटल या जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है, वो अमाउंट एक ना एक दिन आकर आपके लिए कम पड़ता है। उस केस में यू नीड सम एडिशनल फाइनेंस, आपको कुछ एडिशनल फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात आती है कि उस एडिशनल फाइनेंस को कैसे अरेंज किया जाए। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे एडिशनल फाइनेंस को इन फॉर्म ऑफ लोन फ्रॉम पब्लिक, हम लोग पब्लिक से लेते हैं इन फॉर्म ऑफ लोन के। तो देखो जब पब्लिक से लोन लिया जाता है तो उस लोन के अगेंस्ट एक रिटर्न डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर। तो मैंने आपको डिबेंचर को किस तरीके से डिफाइन करवाया था, डिबेंचर का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था कि डिबेंचर इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डेट रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक, यानी कि किसी भी कंपनी के द्वारा पब्लिक से जो लोन लिया जाता है उस लोन के रिटर्न प्रूफ के रूप में जो डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है उसको हम डिबेंचर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर। तो देखो कल मैंने आपको डिबेंचर की डेफिनेशन बताई थी। अब इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स। देखो बेटा किसी भी कंपनी के शेयर और डिबेंचर में क्या डिफरेंस होता है। कंपनी दो प्रकार के डॉक्यूमेंट, दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में इशू करती है। एक होता है शेयर, दूसरा होता है डिबेंचर। आप लोगों को बताया हुआ है कि शेयर्स आर कंसीडर्ड द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द कंपनी, यानी कि शेयर होल्डर कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। जबकि एक कंपनी अगर मार्केट में से पब्लिक से लोन लेती है तो उस लोन के अगेंस्ट एक रिटन डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए शेयर एंड द डिबेंचर। शेयर और डिबेंचर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। मैंने आपको डिफरेंस बनाने का तरीका बताया था कि तीन कॉलम आपको बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम आपका होगा बेसिस ऑफ डिफरेंस का, सेकंड कॉलम आपका होगा डिबेंचर का और थर्ड कॉलम आपका होगा शेयर। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है रिलेशन विद कंपनी। देखो शेयर और डिबेंचर के बीच में जो डिफरेंस है उसमें पहला जो डिफरेंस का बेस है जिसके बिहाफ पर आप डिफरेंस कर रहे हो वो है रिलेशन विद कंपनी। कंपनी के साथ क्या रिलेशन होता है। देखो बेटा जो शेयर्स होल्डर होते हैं, जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स खरीदे, दे आर कंसीडर्ड द ओनर ऑफ द कंपनी, उन लोगों को कंपनी का ओनर माना जाता है। जबकि जो लोग कंपनी के डिबेंचर्स खरीदते हैं, जिन लोगों ने कंपनी में डिबेंचर्स के थ्रू पैसा लगाया है, दे आर कंसीडर्ड एज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, क्योंकि कंपनी उन लोगों के मतलब कि वो लोग कंपनी को एक तरीके से पैसा उधार दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि डिबेंचर्स होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। भाई जो डिबेंचर्स होल्डर है वो कंपनी के क्रेडिटर्स। जबकि शेयर के केस में क्या लिखेंगे कि शेयर होल्डर आर कंसीडर्ड एज द ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर कंपनी के ओनर कंसीडर किए जाते हैं, ओनर माने। सेकंड पॉइंट आता है कंसीडरेशन। सेकंड पॉइंट क्या आता है, कंसीडरेशन। देखो कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे पब्लिक के द्वारा कंपनी के शेयर्स या कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे जाते हैं, तो बात आती है कि कोई भी पर्सन कंपनी की शेयर्स या डिबेंचर क्यों खरीदता है। देखो शेयर्स या डिबेंचर खरीदने का पर्पस होता है उसके बदले में कुछ रेम्यूनरेशन, कुछ कंसीडरेशन मिलती है। तो कंसीडरेशन के रूप में क्या मिलता है। देखो अगर किसी ने कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हुए तो उसके ऊपर कंसीडरेशन के रूप में कंपनी उस बंदे को इंटरेस्ट की पेमेंट करेगी। किसकी पेमेंट करेगी, इंटरेस्ट। लेकिन अगर किसी पर्सन ने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए तो उन शेयर्स डिविडेंड इज पेड इन फॉर्म ऑफ कंसीडरेशन। तो आप इस पॉइंट में क्या लिखेंगे कि ऑन डिबेंचर interest is paid by the company in form of consideration।
ऑन डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेड इन फॉर्म ऑफ कंसीडरेशन, जबकि शेयर के ऊपर क्या लिखेंगे कि ऑन शेयर्स डिविडेंड इज पेड इन फॉर्म ऑफ कंसीडरेशन। शेयर के ऊपर कंसीडरेशन के रूप में डिविडेंड की पेमेंट की जाती है। किसकी पेमेंट की जाएगी? डिविडेंड। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है दैट इज पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना। देखो बिजनेस में कंपनी में कई प्रकार की मैनेजरियल एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। अगर मान लो कोई वोटिंग राइट है या मैनेजमेंट की कोई मीटिंग्स है या कोई भी मैनेजमेंट का काम है, तो उसमें जो शेयर होल्डर है ना, दे कैन टेक पार्टिसिपेशन, यानी कि शेयर होल्डर हैव ए राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर है दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते मैनेजमेंट में। तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि डिबेंचर होल्डर डू नॉट हैव एनी राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। डिबेंचर होल्डर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं। शेयर में लिखेंगे कि शेयर होल्डर हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। शेयर होल्डर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज रिफंड ऑफ कैपिटल। रिफंड ऑफ कैपिटल, देखो रिफंड ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर के द्वारा जो पैसा लगाया जाता है उसका रिफंड कब मिलेगा, उसको रिफंड कब किया जाएगा। तो देखो इसका रूल ये होता है कि जो डिबेंचर होल्डर होते हैं ना, दे आर रिफंडिंग देयर कैपिटल बैक बिफोर द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी के बिजनेस को समाप्त होने से पहले विद इन ए सर्टेन टाइम पीरियड, डिबेंचर का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है वो 10 ईयर का होता है, ठीक है। तो विद इन ए सर्टेन टाइम पीरियड बिफोर द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी डिबेंचर कैपिटल इज टू बी रिडीम्ड, या डिबेंचर कैपिटल इज टू बी रिफंडेड। लेकिन जो शेयर कैपिटल होती है दैट कैन नॉट बी रिफंडेड बिफोर द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। कंपनी के लिक्विडेशन होने से पहले शेयर कैपिटल को वापस नहीं लौटाया जा सकता। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, डिबेंचर कैपिटल इज टू बी रिफंडेड, इज टू बी रिफंडेड विद इन ए सर्टेन टाइम पीरियड, विद इन ए सर्टेन टाइम पीरियड और बिफोर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, विद इन ए सर्टेन टाइम पीरियड और बिफोर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। शेयर के केस में क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, स्पेशली इक्विटी पर मेंशन कर देना, इक्विटी शेयर कैपिटल कैन नॉट बी रिफंडेड बिफोर द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। कंपनी के लिक्विडेशन होने से पहले इक्विटी शेयर कैपिटल को रिफंड नहीं किया जा सकता। उसके बाद अगला पॉइंट आता है दैट इज टैक्स एडवांटेज। देखो बेटा टैक्स एडवांटेज का मतलब क्या होता है कि डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी को टैक्स एडवांटेज मिलता है। वो कैसे मिलता है, जैसे मैंने बताया कि डिबेंचर्स के ऊपर कंसीडरेशन के रूप में कंपनी इंटरेस्ट की पेमेंट करती है, जबकि शेयर्स के ऊपर कंसीडरेशन के रूप में कंपनी डिविडेंड की पेमेंट करती है। किसकी पेमेंट करेगी, डिविडेंड। शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है, जबकि डिबेंचर होल्डर को कंसीडरेशन के रूप में इंटरेस्ट पे किया जाता है, या पे किया जाता है इंटरेस्ट। तो देखो क्या होता है कि जो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है ना, दैट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड ऑन रिमेनिंग प्रॉफिट टैक्स विल बी पेड। आपको पता है कि एक कंपनी एट द एंड ऑफ ईयर जो प्रॉफिट अर्न करती है, उस प्रॉफिट के ऊपर हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। उस प्रॉफिट के ऊपर हम लोग गवर्नमेंट को क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। लेकिन टैक्स की कैलकुलेशन करने से पहले कंपनी के प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और डिबेंचर को सब्ट्रैक्ट किया जाए। जैसे हमारा 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट है, 2 लाख रुपीस का हमें डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना है, तो हम वो इंटरेस्ट माइनस करके रिमेनिंग 8 लाख रुपीस के ऊपर टैक्स देंगे, यानी कि कंपनी को कम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, डिविडेंड इज नॉट सब्ट्रैक्टेड आउट ऑफ द प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। टैक्स कैलकुलेट करने के पर्पस से डिविडेंड को
आप डिविडेंड पेड को प्रॉफिट में से माइनस नहीं करते। इसलिए हम कहते हैं कि कंपनी एंजॉय टैक्स बेनिफिट ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर एंड नो टैक्स एडवांटेज इज प्रोवाइडेड टू द कंपनी ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, कंपनी एंजॉय टैक्स एडवांटेज, कंपनी एंजॉयज टैक्स एडवांटेज ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर। जबकि शेयर के केस में क्या लिखेंगे कि नो टैक्स एडवांटेज इज प्रोवाइडेड टू द कंपनी, नो टैक्स एडवांटेज इज प्रोवाइडेड टू द कंपनी ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द शेयर। भाई शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया जा रहा है उसके ऊपर कंपनी को कोई भी टैक्स एडवांटेज नहीं मिलता। क्लियर है बात? ठीक, अच्छा उसके बाद अगला पॉइंट आता है दैट इज सीक्वेंस ऑफ रिफंड। देखो बेटा, सीक्वेंस ऑफ रिफंड का मतलब होता है कि भाई जो भी पेमेंट की जाएगी या जो भी पैसा वापस किया जाएगा उसका सीक्वेंस क्या होगा, किसको पैसा पहले मिलेगा, किसको पैसा बाद में मिलेगा। देखो अगर कल को कंपनी का लिक्विडेशन होता है, इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी डिबेंचर होल्डर will be paid before the payment to the equity shareholder या before the payment to the shareholder। शेयर होल्डर को कोई भी पेमेंट करने से पहले डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस लौटाया जाएगा, जबकि शेयर के केस में they will be refunded their capital back in case of liquidation after the payment to the debenture holder। तो आप इस पॉइंट पे क्या लिखेंगे कि in case of liquidation पर लिख लेना, in case of liquidation debentures holder are paid before any payment to the shareholder, before any payment to the shareholder। जबकि शेयर के केस में आप क्या लिखेंगे कि in case of liquidation shares holder are paid after the payment to the debenture holder। डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने के बाद अगर आपके पास कुछ पैसा बचेगा, कुछ अमाउंट बचेगा, तो आउट ऑफ दैट अमाउंट द शेयर होल्डर विल बी रिफंड। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और भी आप इसके अंतर्गत इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे एक पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हैं वोटिंग राइट। क्या है? वोटिंग राइट। ठीक है, वोटिंग राइट में आप क्या लिखेंगे कि भाई अगर मान लो कोई भी मैटर क्रिएट होता है तो डिबेंचर्स होल्डर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट, लेकिन शेयर होल्डर हैव द वोटिंग राइट। तो इसमें इतना लिख लो, डिबेंचर्स होल्डर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट। डिबेंचर्स होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता। शेयर के केस में लिखोगे शेयर होल्डर हैव द वोटिंग राइट। भाई जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, उनके पास वोटिंग राइट होता है, कंपनी के किसी भी मैटर के रिगार्डिंग उनको वोट देने का अधिकार। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट ये भी आप लिख सकते हैं चार्ज ऑफ कंसीडरेशन, चार्ज ऑफ कंसीडरेशन। ठीक है, या कंपनसेशन ऑफ कंसीडरेशन, कंसीडरेशन को देने की रिक्वायरमेंट। देखिए इसमें आप लिखेंगे कि जैसे डिबेंचर्स होते हैं ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना कंपल्सरी है वेदर देयर इज प्रॉफिट और नो। चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट है या ना हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आप डिविडेंड की पेमेंट करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो आप इसमें पॉइंट लिख सकते हैं कंपनसेशंस ऑफ पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन में इसमें लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज टू बी पेड वेदर देयर इज प्रॉफिट और नो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड वेदर देयर इज प्रॉफिट और नो। भाई चाहे आपके पास प्रॉफिट है या ना हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो देना ही पड़ेगा। जबकि उसमें क्या लिखेंगे डिविडेंड ऑन शेयर्स इज पेड ओनली व्हेन देयर विल बी प्रॉफिट। यानी कि डिविडेंड ऑन शेयर्स विल बी पेड ओनली व्हेन देयर विल बी प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो डिविडेंड पे करोगे, अदरवाइज डिविडेंड पे नहीं करोगे। ठीक है बेटा, क्लियर है पॉइंट? ठीक, तो ये हमारे पास फाइनेंशियल सोर्स का पार्ट था, दैट वाज डिबेंचर। अब इसके बाद फाइनेंस सोर्स में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं दैट इज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। देखो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज
प्लगिंग बैक ऑफ retained profit। देखो बेटा, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि कोई भी कंपनी फाइनेंस को कहां से अरेंज करती है। तो देखिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ कंपनी में फाइनेंस की जो सोर्सेज है उसमें से एक सोर्स आता है, दैट इज प्लगिंग बैक ऑफ रिटेन प्रॉफिट, यानी कि बचाए हुए प्रॉफिट को बिजनेस में प्लग बैक कर देना, बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर देना। इसका मतलब क्या है? देखो, नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो भी प्रॉफिट अर्न करती है, जितना भी प्रॉफिट अर्न करती है, द कंप्लीट प्रॉफिट इज नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर और एनी अदर पर्सन। भाई, किसी भी कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट अर्न किया, वो सारे का सारा प्रॉफिट कभी भी कंपनी पूरी तरीके से खत्म नहीं करती। हम लोग अगर अपनी बात करें कि आज की डेट में जैसे मैं वर्क करता हूँ, उसके बदले में मुझे सैलरी मिलती है, या आप लोगों को अपने घर वाले पॉकेट अलाउंस देते हैं, पॉकेट मनी पे करते हैं, तो आप लोग भी क्या करते हैं कि अपनी पॉकेट मनी को कभी भी पूरी तरीके से स्पेंड नहीं करते। अपनी पॉकेट मनी का कुछ पोर्शन आप फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं। सेम बात कंपनियों के ऊपर अप्लाई होती है। एक कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान जितना भी प्रॉफिट अर्न करती है, द कंप्लीट प्रॉफिट इज नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज रिटेन टू फेस एनी फ्यूचर कंटीजेंसी। देखो, जैसे किसी कंपनी ने इस साल 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया, तो कंपनी उस कंप्लीट 10 लाख रुपीस को शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, बल्कि उस 10 लाख में से 80% यानी कि 8 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, 20% 2 लाख रुपीस बचा के रख लेगी, ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी कंटीजेंसी क्रिएट हो, फ्यूचर में अगर कल को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो हम उस प्रॉब्लम को फेस कर सकें। फ्यूचर कंटीजेंसीज को फेस करने के लिए हम लोग अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन बचा के रखते हैं, दैट इज कॉल्ड रिटेन प्रॉफिट। बेटा, जस्ट पहली बात तो आप रिटेन प्रॉफिट का मतलब समझो। रिटेन प्रॉफिट मींस दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज रिटेन बाय द फर्म टू फेस एनी फ्यूचर कंटीजेंसी एंड व्हिच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर्स। प्रॉफिट का वो पोर्शन जो शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, बल्कि फ्यूचर की किसी भी कंटीजेंसीज को फेस करने के लिए कंपनी ने अपने पास सेपरेटली मेंटेन किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड रिटेन। देखो, दिस अमाउंट ऑफ रिटेन प्रॉफिट इज आल्सो कंसीडर्ड एज ए फाइनेंशियल सोर्स ऑफ द कंपनी। रिटेन प्रॉफिट का ये पोर्शन भी कंपनी के लिए एक फाइनेंशियल सोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपनी के लिए फाइनेंशियल सोर्स कहलाता है, क्योंकि कंपनी क्या करती है कि रिटेन प्रॉफिट को अपने बिजनेस में प्लग बैक कर सकती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो किसी कंपनी ने हर साल 2 लाख रुपए का प्रॉफिट अलग से मेंटेन कर लिया, दैट इज आल्सो कॉल्ड ए रिजर्व या रिटेन प्रॉफिट। भाई, कंपनी की एक पॉलिसी कि हर साल जितने का भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से 2 लाख रुपीस हम सेपरेटली मेंटेन करेंगे। हर साल कंपनी अपने प्रॉफिट में से 2 लाख रुपीस सेपरेटली मेंटेन करती है। इस तरीके से 5 इयर्स में कंपनी के पास 10 लाख रुपीस का अरेंजमेंट हो गया, दैट इज रिटेन। अब क्या हुआ कि फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, फ्यूचर में कोई कंटीजेंसी क्रिएट हुई जिसके लिए कंपनी को एडिशनल फाइनेंस की रिक्वायरमेंट। मान लो आज मार्केट में कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मशीनरी आ गई, अगर हम उस मशीन को अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल करते हैं, फैक्ट्री में लगाते हैं, तो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट कई गुना बढ़ सकते हैं, या मार्केट में हम लोग अपने कंपटीशन को आसानी से फेस कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से कंपनी उस नई मशीन को परचेज करना चाहती है, उस वजह से कंपनी उस मशीन को परचेज करना चाहती है। अब कंपनी को उस मशीन को परचेज करने के लिए 5 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लेकिन कंपनी के पास ऑलरेडी 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट रिजर्व में पड़ा हुआ है। तो इंस्टेड ऑफ ऑब्टेनिंग दैट अमाउंट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन या फ्रॉम आउटसाइड द सोर्सेज, द रिटेन प्रॉफिट कैन बी रीइन्वेस्टेड इनटू दैट प्रोजेक्ट। भाई, उस 5 लाख रुपए का अरेंजमेंट किसी भी
बाहर के सोर्सेज से करने से बेटर होता है कि कंपनी उस पैसे को, उस बचाए हुए पैसे को अपने बिजनेस में दोबारा से इन्वेस्ट कर दे, तो उसको कहा जाता है प्लगिंग बैक ऑफ रिटेन प्रॉफिट, यानी कि रिटेन प्रॉफिट को बिजनेस में प्लग बैक कर देना, री इन्वेस्ट कर देना। तो इसे कहा जाता है दिस इज आल्सो कंसीडर एज ए फाइनेंशियल रिसोर्स, ये भी फाइनेंस का एक रिसोर्स है। तो इसमें कह रहे हैं ऑर्डिनरी कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑल इट्स प्रॉफिट अमंग द शेयरहोल्डर एज डिविडेंड। देखो ये कह रहे हैं कि जनरली कोई भी कंपनी अपना सारा प्रॉफिट शेयरहोल्डर के बीच में एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, रेदर ए पार्ट ऑफ इट इज रिटेन्ड टू फॉर जनरल, बल्कि कंपनी अपने प्रॉफिट का एक पार्ट रिटेन करती है, बचा के रखती है इन फॉर्म ऑफ जर्नल लीजर, जिसको जर्नल लीजर भी कहा जाता है या रिटेन प्रॉफिट कहा जाता है। दिस जर्नल लीजर इज यूज्ड बाय द कंपनी टू डेवलप एंड एक्सपेंड इट्स बिजनेस। देखो जर्नल लीजर का ये पोर्शन या दिस जर्नल लीजर इज यूज्ड बाय द कंपनी टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस। ये जर्नल लीजर कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में यूज करती है, या दिस पार्ट ऑफ जर्नल लीजर can be used by the company to expand its business. Use of the undistributed profit in this manner is called plugging back of profit. Undistributed profit को इस manner में, इस pattern में use करना plugging back of profit कहलाता है। क्या कहलाता है? plugging back of profit कहलाता है। It is also called self finance। इसको सेल्फ फाइनेंसिंग भी कहा जाता है। सेल्फ फाइनेंसिंग इसलिए कहा जाता है बिकॉज़ द फाइनेंस अरेंजमेंट इज डन बाय द बिजनेस इटसेल्फ, क्योंकि जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट थी, जो फाइनेंस हमें नीडेड था, दैट वाज अरेंज्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। उसका अरेंजमेंट बिजनेस ने खुद ने किया, दैट वाज अरेंज्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, इसलिए इसको सेल्फ फाइनेंसिंग भी कहा जाता है। कंपनी नीड्स डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन for its large amount of finance। देखो बेटा ये कह रहे हैं कि कंपनी को अपने डेवलपमेंट और एक्सपेंसेस के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव टू ऑब्टेन दिस फाइनेंस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। भाई अगर हम कहीं बाहर के सोर्सेज से, चाहे वो डिबेंचर हो, चाहे वो शेयर हो, या फिर किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन हो, तो ये कह रहे हैं कि अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज से फाइनेंस का अरेंजमेंट करते हैं तो दैट मे बी क्वाइट एक्सपेंसिव, वो महंगा पड़ सकता है। अंडर द अमाउंट इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव टू ऑब्टेन द फाइनेंस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस इट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू इन्वेस्ट ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इन द बिजनेस। बल्कि ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है, ये बेटर है कि ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट मस्ट बी रीइन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। दैट इज द रीजन why company transferred a part of its profit to the general ledger to meet its future to meet its finance needs। देखो ये कह रहे हैं इसी वजह से कंपनी अपने प्रॉफिट का एक पार्ट अपने फाइनेंशियल नीड को पूरा करने में यूज करती है। ठीक है बेटा, तो इसको कहते हैं प्लगिंग बैक ऑफ रिटेन प्रॉफिट। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आते हैं बिजनेस फाइनेंस। देखो हमारा टॉपिक चल रहा है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का मतलब एक बिजनेस की जो फाइनेंशियल नीड है, जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, उन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम लोग फाइनेंस का अरेंजमेंट कहां से करते हैं, तो उसको सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस कहा जाता है। तो देखो बेटा सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में हमारा जो नेक्स्ट सोर्स है उसका नाम है स्पेशल फाइनेंशियल। फिर जो सोर्स है दैट इज स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखो बेटा हमारे जो फाइनेंस के सोर्सेज हैं उसमें हमारा नेक्स्ट सोर्स आता है स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखो स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये है कि आज की डेट में गवर्नमेंट के द्वारा या जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश किए गए हैं which provided financial assistance
असिस्टेंस टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक बिजनेस को फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करे। देखो आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जो कि बिजनेस के लिए फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो बिजनेस को क्या देते हैं, फाइनेंशियल हेल्प। जैसे कि फॉर एग्जांपल टैग महिंद्रा, आईएफसीआई एक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है जो कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप देखो कि अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किसी वजह से फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कैन बी मीट विद द हेल्प ऑफ दीस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज की सहायता से पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कौन-कौन से इंस्टीट्यूशंस आते हैं, तो देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, एक-एक इंस्टीट्यूशंस को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। देखो कंपनी की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाले जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें पहला इंस्टीट्यूशन है, इनका नेम और इनका शॉर्ट नेम दोनों याद रखना। कई बार शॉर्ट नेम दे जाता है 1 नंबर पे और उसकी कंप्लीट फॉर्म पूछी जाती है। तो देखो हमारा जो फर्स्ट फाइनेंशियल सोर्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उसका नाम है IFCI। पहला है IFCI, इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया। देखो बेटा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1948 को एस्टैब्लिश किया गया था। इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशंस फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1948 किया, ठीक है। देखो जैसे कि इसके नाम से क्लियर है कि दिस कॉर्पोरेशन प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि देखो ये जो कॉर्पोरेशन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंडस्ट्रीज को डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है। तो देखो इसके बारे में कहा गया है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जुलाई 1948 अंडर द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1948। देखो जो IFCI है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जुलाई 1948। पहली बात ये 1 जुलाई 1948 को एस्टैब्लिश किया गया था इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1948 के अंदर। इट्स ऑब्जेक्टिव इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या थे, टू प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर द बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देखो इसका पहला ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देखो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। आज आप देखोगे कि देखो इंडिया के कुछ पार्ट ऐसे हैं, हमारे देश में कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है और कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जहाँ पे लैक ऑफ इंडस्ट्रीज है। जैसे अगर आप बात करो भाई, अगर आप कर्नाटक की साइड चले जाओ, अगर आप महाराष्ट्र की साइड चले जाओ तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप मणिपुर की साइड चले जाओगे, अगर आप राजस्थान में देखोगे तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम है। तो ये जो बिजनेस, ये जो कॉर्पोरेशन है, इसका पहला पर्पस था एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट को इंश्योर करना, इस चीज को इंश्योर करना कि भाई पूरे देश में इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट एक जैसी, तो उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू प्रोवाइड असिस्टेंस, बल्कि असिस्टेंस के साथ फाइनेंशियल वर्ड और लगा लो, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। भाई देश का बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो, हर रीजन का डेवलपमेंट हो, इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करें। सेकंड, इसका जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू मोटिवेट न्यू एंटरप्रेन्योर टू एंटर इन द प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। देखो हमारी इकोनॉमी, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारा जो देश है, उसके कुछ प्रायोरिटी सेक्टर है। प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब कुछ ऐसी चीजें जो देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और उसमें जो न्यू एंटरप्रेन्योर है वो एंट्री नहीं करना चाहता।
ठीक है भाई, जो नए बिजनेसमैन है वो लोग, हर बिजनेसमैन का पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। जबकि कुछ ऐसे सेक्टर्स है जिसमें प्रॉफिट कम है लेकिन वो कंट्री वेलफेयर के लिए जरूरी है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ऐसे एंटरप्रेन्योर, ऐसे बिजनेसमैन को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में एंट्री, जो प्रायोरिटी सेक्टर में एंट्री करते हैं, ठीक है। तो इसका जो अगला पर्पस है दैट इज टू मोटिवेट न्यू एंटरप्रेन्योर टू एंटर इन द प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। नए एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करना ताकि वो देश के जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उन प्रायोरिटी सेक्टर्स में एंट्री करें। उसके बाद नेक्स्ट है टू प्रोवाइड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन टू बिग इंडस्ट्रियल यूनिट्स। देखो जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनको लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करें। देखो जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको अपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए और मीडियम टर्म प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है IFCI, it provide the long term and the medium term loan to the big industry। जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज है उनको मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है। और टू डेवलप मैनेजमेंट एजुकेशन इन द कंट्री, देश में मैनेजमेंट एजुकेशन को डेवलप करना। देखो मैं आपको बताता हूँ कि आज हमारी कंट्री का थोड़ा सा जो बैकवर्ड रीजन है भाई, थोड़ा सा हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ उसके पीछे का एक रीजन है लैक ऑफ मैनेजमेंट एफिशिएंसी। देखो लैक ऑफ मैनेजमेंट एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि आज हमारे देश में जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है, उन बिजनेसमैन को मैनेजमेंट करने के तरीके नहीं, उनको नहीं पता हाउ टू मैनेज द डिफरेंट सोर्सेज, भाई किस तरीके से सोर्सेज को मैनेज करना है। तो देखो इस ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पस ये भी है कि हमारी कंट्री में मैनेजमेंट एजुकेशन को प्रमोट करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करना। तो इसका एक फंक्शन है टू डेवलप मैनेजमेंट एजुकेशन इन द कंट्री, देश में मैनेजमेंट एजुकेशन को डेवलप करना। तो देखिए दीज आर सम फंक्शंस, दीज आर सम ऑब्जेक्टिव ऑफ द IFCI, ये IFCI के ऑब्जेक्टिव। इसके बाद सेकंड जो हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसका नाम है स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि सेकंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है SFC, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। देखो स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन किसे कहते हैं या इसका पर्पस क्या है। देखिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट इन 1950। देखो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने 1951 में स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट पास किया। क्या पास किया था? स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट with a view to establishing state level finance corporation, ताकि हर स्टेट अपने लेवल के ऊपर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश कर सके। It provides assistance to those industrial units which are outside the scope of the IFC। देखो जो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं वो लोग उन इंडस्ट्रियल यूनिट को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं जो कि IFCI के स्कोप से बाहर है, यानी कि जिन इंडस्ट्रीज को IFCI लोन प्रोवाइड नहीं करता, they are providing the loan facility by the SFC। स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशंस ऐसी इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करते हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड, यानी कि SFC का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रियल यूनिट। देखो जो स्मॉल स्केल या मीडियम साइज इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना फॉर ग्रोथ ऑफ रीजनल इंडस्ट्रीज, ताकि हर रीजन की इंडस्ट्रीज, हर क्षेत्र की इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो। देयर यूनिट मे बी इन फॉर्म ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड
कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप और इंडिविजुअल एंटरप्राइज। यानी कि ये इंडस्ट्रीज किसी भी सेक्टर से बिलोंग कर सकती है। ये कोई पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, ये कोई प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, इट में भी ये पार्टनरशिप फर्म कोई भी हो सकती है जिसको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है एंड व्हिच इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ आईएफसीआई दे आर फाइनेंस्ड बाय द एसएफसी। यानी कि जो आईएफसीआई के स्कोप से बाहर है, जो कंपनियां या जो ऑर्गेनाइजेशंस, उनको एसएफसी लोन फैसिलिटी प्रोवाइड। ठीक है बेटा, तो देखो डियर आज आप लोग यही तक ही कर लीजिए। ठीक है, ये हमारे स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज चैप्टर में आगे के टॉपिक हम कल कंटिन्यू। ओके, थैंक यू।